एटम्स पढ़ते हैं, ठीक है। डाल्टन साहब ने बोला कि एटम एक टाइनी इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल है, जो एग्जाम में आएगा नहीं, है ना बेटा। फिर थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद बोला कि भाई प्लम पुडिंग मॉडल है, तरबूज में जैसे बीज होते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर रदरफोर्ड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मेथड। उसमें क्या किया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, एक अल्फा पार्टिकल्स लिए बहुत सारे और गोल्ड फॉइल में उसको फेंक दिया, है ना, गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो देखा गया कि भाई कुछ तो बीच से निकल जाते हैं ज़्यादातर, कुछ इधर डेविएट हो जाते हैं, कुछ उधर डेविएट हो जाते हैं, और बहुत मिलियंस में से एक रिटर्न आ जाता है, विच लेड हिम टू अ स्ट्रक्चर कि भैया एटम के बीच में न्यूक्लियस है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसे डुक 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 डुक, है ना, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। लेड हिम टू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस काइंड। बट इसमें लोगों ने सवाल उठा दिए कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो एनर्जी एमिट करेगा, तो इसमें ऐसे स्पाइरल करके ऐसे बूम हो जाना चाहिए, इसमें जाके टकरा जाना चाहिए न्यूक्लियस में, क्योंकि एनर्जी कम हो रही है, जिसका उनके पास आंसर नहीं था, ठीक है, जो बोर ने दिया था। अब ये सब एग्जाम में नहीं आता है, तो ये सब मैं आपको ऐसे ही बस एक बार बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में ये सब नहीं आता, एग्जाम में सीधा बोर मॉडल से क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम चलते हैं उस पर धीरे धीरे, ठीक है, वी विल गो इनटू दैट। बट सबसे पहले जो एग्जाम में आता है वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये क्या है सुनिए। इसमें क्या होता है बच्चों, एक अल्फा पार्टिकल लिया आपने, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है यार, 2 प्रोटॉन्स होते हैं ना इसमें, तो 2 टाइम्स E इज द चार्ज। फिलहाल मैं चार्ज को लिख लेता हूं Q1। देखना ये इंपॉर्टेंट है ना, जो इंपॉर्टेंट है डिटेल में पढ़ेंगे अपन उसको। Q1 चार्ज ले लिया अल्फा पार्टिकल का, इसको हमने v वेलोसिटी से फेंका, किसके ऊपर फेंका, एक न्यूक्लियस के ऊपर। ये है एक न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें मान लो z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो इसका चार्ज Q2 है, Q2 हो जाएगा बेटा z इंटू ई। z इंटू ई क्यों हो गया, z प्रोटॉन्स हैं, तो Q2 हो गया z इंटू चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन। यहां पे कितने प्रोटॉन्स है बेटा, 2 प्रोटॉन्स हैं, तो ये बन जाएगा 2 इंटू ई। ये सब आता है ना तुम्हें, हाँ, z इज कॉल्ड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, AXZ जो आप लिखते हैं, है ना। चलिए, अब इस अल्फा पार्टिकल को इधर भेज दिया गया। ये कहानी आपके साथ देखना कॉलेज में हो सकता है। जब आप कॉलेज में जाएंगे तो रैगिंग के नाम पे आपको अल्फा पार्टिकल बना दिया जाएगा, न्यूक्लियस होंगी कोई सीनियर मैडम, है ना, और आपको ऐसे भेज देंगे, जाओ मैडम को प्रपोज करके आओ, या फिर जाओ मैडम को हाय बोल के आओ, या फिर जाओ ये फूल मैडम को पकड़ा के आओ, ऐसा बोल देंगे, ठीक है। तो तुम हो अल्फा पार्टिकल, तुम्हारी ऐसी हालत खराब हो रखी है, ठीक है, रिपल्शन फुल हो रहा है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन्स है तो वो भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तुमको तो धकेल दिया गया, रैगिंग के नाम पे भेज दिया गया कि जाओ फूल पकड़ा के आ जाओ। तुम निकले तो थे बड़े जोश में, लेकिन थोड़ी देर के बाद तुम ऐसे लौट आओगे। अल्फा पार्टिकल भी लौट आएगा, पता है क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, रिपल्शन हो रहा है बेटा। ये जाना तो चाहता है इधर, जाना तो चाहता है इधर, बट रिपल्शन हो रहा है जबरदस्त, यहां भी पॉजिटिव यहां भी पॉजिटिव, तो रिपल्शन की वजह से वो वापस आ जाएगा। तो तुम जितना क्लोज पहुंच पाए सीनियर मैडम के, यानी कि मैक्सिमम कितनी दूर तक आप पहुंच पाए, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, R0 बोलते हैं इसको, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं, कितना मैक्सिमम आप पास तक पहुंच पाए। अब इसको निकाला कैसे जाता है वो देखें, है ना। चलो कहानी बहुत हो गई, कैसे निकालता है दिखते हैं। फोन क्यों आ रहा है भाई बार बार, चलो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, है ना, आ जाओ। बता देता हूं, घर वाले परेशान हो जाएंगे नहीं तो, है ना, घर से कॉल आ रहा है, किसी का भी कॉल मिस करो, घर वालों का, स्पेसिफिकली घर वाली का मिस नहीं करना चाहिए, है ना। एक सेकंड, हेलो, क्लास चल रही है ना, मैं करता हूँ। घर वालों का मिस कर दो चलेगा, लेकिन घर वाली का मिस नहीं करना। चलो एनीवेज आ जाओ। देखो बेटा, जब इस अल्फा पार्टिकल को भेजा गया v वेलोसिटी से, है ना, तो ये न्यूक्लियस से काफी दूर था। उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी, मान लो मास m है, मास अगर m है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी, हाफ mv स्क्वायर। m इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। चमका सभी को,
ये यहाँ की एनर्जी हो गई है ना, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है क्योंकि बहुत ज्यादा दूर है एक दूसरे से, तो खाली काइनेटिक एनर्जी रहेगी। लेकिन जब ये अल्फा पार्टिकल चलता चलता यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी, बताओ। जब यू टर्न मारता है कोई पार्टिकल तो वेलोसिटी जीरो होती है ना बेटा, बिल्कुल होती है। तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने सीखा है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R0। तो बस यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी को हम इक्वेट कर देते हैं, आंसर आ जाता है ये बराबर के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R0। ये रिलेशन है, तुम चाहो याद रखो, तुम चाहो तो डेराइव कर लो जब चाहिए, है ना। डेराइव करने से बेहतर है याद रखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल लेना है बराबर पोटेंशियल एनर्जी कर देना है। R0 इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच या फिर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो क्वेश्चन इस पे किस तरीके से आया देखो, अल्फा पार्टिकल मास m मूविंग विद वेलोसिटी v bombards a heavy nucleus of charge Ze। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फ्रॉम द न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन मास एज। मास के साथ कैसा रिलेशन दिख रहा है? ये R0 का मास के साथ कैसा रिलेशन दिख रहा है? इनवर्स दिख रहा है बेटा। ये नीचे लिखा हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है ना। इनवर्स का रिलेशन है, तो 1/m वाला ढूंढो और आपका काम खत्म। कितने लोगों ने कर लिया था इसको सॉल्व बेटा? इनवर्स का रिलेशन है ना, यस कर लिया था सॉल्व। चलिए बहुत बढ़िया, गुड जॉब, वेरी नाइस। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आता है हमारा सबसे बढ़िया टॉपिक जिसको हम कहते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल, है ना। ये वैलिड है सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स के लिए। हाइड्रोजन लाइक एटम्स कहा जाता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तुम्हारी तरह, बिल्कुल अखंड सिंगल, ठीक है। तो बोर मॉडल लगाया जा सकता है। बोर मॉडल जब लगाया जाता है तो ये कहा जाता है कि भाई साहब बीच में न्यूक्लियस है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे रिवॉल्व हो रहे हैं फिक्स्ड ऑर्बिट्स में, ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 4, ऐसे, ठीक है। फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिवॉल्व हो रहे हैं। उन ऑर्बिट्स को कैसे डिफाइन किया गया? तो बोला गया एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, यानी कि MVR इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम बेटा। तो बोला गया MVR बराबर NH डिवाइडेड बाई 2π। H को तो जानते हो, N इज जस्ट अ नंबर, 1 2 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं इसको, है ना। M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, R इज द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बोला गया एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड जब ये रिवॉल्व होते हैं, ठीक है। तो MVR बराबर NH ओवर 2π। एक इक्वेशन तो ये हो गया। दूसरा इक्वेशन बना यहां से, ये न्यूक्लियस, ये देखो बेटा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बाहर, है ना, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो होता क्या है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगता है एक अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और बाहर की तरफ लगता है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां से एक इक्वेशन आता है जिसकी आपको जरूरत नहीं है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सॉल्व करके जो रिजल्ट आता है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। रिजल्ट पे आ जाते हैं। रिजल्ट है ये, रेडियस बराबर n² बाई z इंटू A0। A0 है 0.529 एंगस्ट्रॉम। या आपने इसको ऐसे भी पढ़ा होगा शायद कि रेडियस बराबर 0.529 इंटू n² बाई z, और ये आंसर आता है एंगस्ट्रॉम में, ऐसे पढ़ा होगा शायद, है ना। वेलोसिटी बराबर 2.2 इंटू 10⁶ इंटू z डिवाइडेड बाई n, ये आता है मीटर पर सेकेंड में। ये याद रखना अपने को बेटा, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, जो भी है। वैसे पूरा PDF मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लेना, बट ये इंपॉर्टेंट है। इससे निकल जाएगा रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, ना, एटॉमिक नंबर, वहां से हो जाएगा। तो सारी चीजें डाल के आप रेडियस निकाल सकते हो और उसी प्रकार से वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, ठीक है। हालांकि मैं जब भी ये चैप्टर पढ़ाता हूं मैं अपने बच्चों को एक चीज जरूर सिखाता हूं, क्या है वो पता है? ये 0.529 किस कांस्टेंट को सॉल्व करके आया होगा? चलिए ये n² बाई z तो ठीक है ना। देखिए n² बाई z तो ठीक है, ये तो हम चलो रट लेंगे, n² बाई z को तो हम रट लेंगे। सर ये 0.529 कहां से आ गया? किस कांस्टेंट को हमने सॉल्व किया होगा?
तो वो मैं आपको बता देता हूं, उसका एक बढ़िया सा शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास। क्या है वो, देखो, एच स्क्वायर यानी कि हरिहरन, है ना, एच स्क्वायर यानी कि हरिहरन, बेटा यानी कि बटा, डिवाइडेड बाई हरिहरन बेटा। हरिहरन बेटे से उनके पापा कह रहे हैं उनको एक 4 पाई चाहिए, 4 पाई 2 ले आना, 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई 2 ले आना। और मकई खाने का मन कर रहा, मकई समझते हैं आप, भुट्टा मकई, है ना, और मकई 2 ले आना। ये फॉर्मूले का बेटा एक न्यूमोनिक बना दिया मैंने, हरिहरन बेटा, हरिहरन मतलब एच स्क्वायर, बेटा मतलब डिवाइडेड बाई 4 पाई 2 ले आना, 4 पाई स्क्वायर, मकई 2 ले आना, एम के ई का स्क्वायर। ये आप चाहो तो याद कर सकते हो, यही सॉल्व करने से आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये मैंने रात के 3 बजे बनाया था एक बार, आज से 1-1.5 साल पहले, और मैं कई बार आपको बता चुका हूं इसके बारे में, है ना। तो एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के ई का स्क्वायर, हरिहरन बेटा 4 पाई 2 ले आना, मकई 2 ले आना। ठीक है, डन हुआ, डन हुआ, यस। चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो ये सब फॉर्मूले हैं बेटा जो हमको याद रखना है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। उसके बाद आता है बच्चों एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है बेटा, वो दी जाती है इस फॉर्मूले से, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, ये एनर्जी है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। उसी ऑर्बिट का ये टोटल एनर्जी है, दिस इज कॉल्ड टोटल एनर्जी, है ना। लेकिन अगर मैं उसी ऑर्बिट का सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिखूं, मान लो मेरे को लिखना है काइनेटिक एनर्जी, किसी को पता है क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी में आ जाता है +13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। और अगर आप उसी ऑर्बिट पे लिखना चाहते हैं पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, तो होता है -27.2 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ के आता है टोटल। इसको और इसको जब आप जोड़ दोगे ना, ऐड कर दोगे ना, ये प्लस ये, तो आ जाता है आपका टोटल। ठीक है ना, डन। तो ये है टोटल, ये है काइनेटिक, ये है पोटेंशियल। देखो ऐसे सवाल बनते हैं कि जो टोटल एनर्जी है और जो काइनेटिक एनर्जी है उनके बीच में क्या रिलेशन है? उनके बीच में ये रिलेशन है, उनका मैग्नीट्यूड बराबर है। दिख रहा है, देख रहे हो, 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर टोटल में भी है, और 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर काइनेटिक में भी है। फर्क बस इतना है बेटा कि टोटल वाला नेगेटिव है और काइनेटिक वाला पॉजिटिव है, तो दोनों बराबर हैं मैग्नीट्यूड वाइज। तो इस टाइप के रिलेशंस बनाने के लिए आपको दे सकते हैं वो, है ना। तो बाकी आप याद रखिएगा ये सब फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया सारा एनर्जी का फॉर्मूला, डन। एनर्जी का फॉर्मूला डन बेटा, यस। यहां से रेडियस का फॉर्मूला भी डन है ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला भी डन है। चलो एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको ना, देखो ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं। अकॉर्डिंग टू द बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले स्पीड बताना है, एनर्जी बतानी है, एनर्जी, एंड रेडियस बताना है, रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट वेरीज विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। तो n के साथ क्या रिलेशन है इनका? पहले स्पीड का बताना है, इनमें से देख लो कौन सा वाला आ रहा है, फिर e का बताना है, देख लो कौन सा वाला आ रहा है, r का बताना है कौन सा वाला आ रहा है। बताओ तो बेटा क्या आंसर आ रहा है, बताओ बताओ बताओ, फटाफट बताओ, आंसर बताओ, आंसर। ए आ रहा है, ए आ रहा है ना, ए इज करेक्ट। कैसे सर? देखो, तो स्पीड में आता है, आपको याद होगा, z बाई एन, याद आया, 2.2 10⁶ z बाई एन। एनर्जी में आता है बच्चे z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, है ना भाई, z स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। और इसमें क्या आ जाता है बेटा, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई z। तो देखो पहले वाले में आएगा 1 बाई एन, हमें तो खाली n से देखना है, पहले वाले में आ जाएगा n 1 बाई एन, दूसरे वाले में आ रहा है बेटा 1 बाई एन स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, तीसरे वाले में आ रहा है एन स्क्वायर। तो यही अपना आंसर हो गया, है ना। तो इस टाइप के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं बेटा थोड़ा सा इस पे, एनर्जी पे, ठीक है ना। देखो क्या फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको एनर्जी का, ये जोश ठंडा तो नहीं हो रहा तुम्हारा? हाँ, अभी तो एक चैप्टर और करना है, जोश ठंडा मत कर लेना बिल्कुल भी, है ना। अभी हमें न्यूक्लियाई भी पढ़ना है बेटा, पूरा मॉडर्न फिजिक्स करके जाएंगे, 20 नंबर उठा के जाना है आज, 20 नंबर से कम नहीं, पूरा 20 नंबर चाहिए अपने को बेटा, है ना। यस, ऐसे कैसे भाई, ठान लिया है तो करके मानेंगे। जोश आई है ना, चलो दिल बना दो फटाफट से एक बार। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नमूना आ जाओ।
देखो बेटा यहाँ पे ना अलग अलग ऑर्बिट्स ड्रॉ किए हुए हैं, दिख रहे हैं आपको। ग्राउंड स्टेट यानी कि n बराबर 1, फिर बोल रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n बराबर 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n बराबर 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट n बराबर 4, n बराबर 5, ऐसे n बराबर इन्फिनिटी तक है। हमें ना एटलीस्ट n बराबर 4 तक का एनर्जी याद होना चाहिए, ठीक है, याद होना चाहिए, मतलब रटा हुआ होना चाहिए। देखो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हाइड्रोजन के लिए कितनी होगी, आपके पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, -13.6 Z²/n², ये फॉर्मूला है ना बेटा। अच्छा हाइड्रोजन है तो Z कितना हो गया, ऑलरेडी 1 हो गया सर हाइड्रोजन के लिए। और अगर n बराबर भी 1 हो गया तो सोचो Z भी 1, n भी 1, कितना बचेगा, -13.6 ही तो बचेगा, वही तो यहां पे लिखा हुआ है। तो पहले ऑर्बिट की एनर्जी होती है -13.6, ठीक है, ग्राउंड स्टेट n बराबर 1 की। n बराबर 2 पे चलते हैं बेटा, तो यही फॉर्मूला लगाओ, तो -13.6 Z तो 1 है, n की जगह पे 2 आ जाएगा, 2 2 जब 4 हो जाएगा, है ना, तो 4 से डिवाइड, तो -3.4 आ जाता है बेटा एनर्जी अगले वाले का, -3.4। ऐसे ही अगर आप अगले वाले में 3 रखेंगे, नीचे n के जगह पे 3 रखेंगे तो आएगा -1.51, और उसके बाद जब आप n बराबर 4 रखेंगे इसके लिए तो आएगा 0.85। तो यहीं पे रट लो इसको इसी क्लास में रट के जाओ। पहला वाला -13.6, दूसरा वाला -3.4, तीसरा वाला -1.51, चौथा वाला -0.85, इतना याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए सर बहुत बड़े याद कर लेंगे। अब होता क्या है देखो, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे पड़ा हुआ है ग्राउंड स्टेट पे, ठीक है, यहां पे पड़ा हुआ है, एक फोटोन आता है कुछ एनर्जी लेके और इलेक्ट्रॉन को बोलता है चलती है क्या 9 से 12। इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा के कहीं और ले जाना चाहता है फोटोन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इज पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड पे जा सकता है ना, फर्स्ट से थर्ड पे जा सकता है। किसकी जरूरत है उसको, बस एक फोटोन चाहिए, है ना, जिंदगी में बस एक फोटोन की कमी है, फोटोन आएगा इसको लेके ऊपर चला जाएगा। कितने एनर्जी का फोटोन होना चाहिए जिससे कि ये यहां से यहां चला जाए, पता है कैसे निकालते हैं, मान लो यहां से यहां जाना है बेटा, तो दिस एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी, पता है एक्साइटेशन एनर्जी कैसे निकाली जाती है, एक्साइटेशन एनर्जी निकाली जाती है E फाइनल माइनस E इनिशियल करके। फाइनल वाले की एनर्जी देखो कितनी है, -3.4, माइनस इनिशियल वाले की एनर्जी देखो कितनी है बेटा, -13.6। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, 10.2 आएगा। दिस विल बी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना एनर्जी अगर इसको मिल गया तो इलेक्ट्रॉन चली जाएगी फोटोन के साथ, बोलेगी चलो 9 से 12 चलते हैं, तो 1 से 2 पे आ जाएगी। 10.2 होता है एनर्जी गैप कह लो, एक्साइटेशन एनर्जी कह लो, 1 से 2 के बीच का। किससे किससे बीच का बच्चों, 1 से 2 के बीच का। इसी प्रकार से बच्चों अलग अलग ऑर्बिट का मैं आपको एनर्जी गैप दिला देता हूं याद, आप इसको रट लीजिएगा, ठीक है। 3-4 का ही कराऊंगा, टेंशन मत लेना। देखो तो अगर 1 से 2 जाना है, 1 से 2 जाना है तो 10.2 याद रहेगा, 1 से 2 जाना है तो 10.2। बेटा अगर 2 से 3 जाना है ना तो ये वैल्यू होती है 1.89। ये सबको याद होना चाहिए भाई। 2 से 3 जाना है मान लो इलेक्ट्रॉन को, तो कितनी एनर्जी चाहिए, 1.89। और अगर 3 से 4 जाना है, लास्ट 3 से 4 जाना है तो 0.66। 10.2 1 से 2 के लिए, 2 से 3 के लिए 1.89, 0.66 3 से 4 के लिए। ये 3 एनर्जी याद रह जाएगा, हाँ डरोगे तो नहीं इससे। इसका भी तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है ताकि इसको 3-4 बार रिवाइज कर लिया तो सीधा दिमाग पे बैठ जाएगा ये, है ना बेटा। मान लो एक इलेक्ट्रॉन कुछ ज्यादा ही खुश हो गई, उसने बोला कि पास वाले मॉल में नहीं जाएंगे मूवी देखने, दूर जाएंगे, दूर। तो वो इलेक्ट्रॉन सीधा 1 से 3 पे जाना चाहती है, 1 से 3। तो देखो अगर 1 से 3 डायरेक्ट जाना है बेटा, 1 से 3, तो ना ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़ के बन जाते हैं 12.1। 1 से 3 में कितना बन जाता है,
12.1। और अगर सीधा 1 से उछल के 4 पे जाना है तो ये तीनों जुड़ जाएंगे, ये और ये सब जुड़ जाएंगे, आंसर आता है 12.8। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन को 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया गया, इतनी एनर्जी दे दी गई एक फोटोन के द्वारा, तो बताओ 1 से कहां पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन? तो आप क्या बोलेंगे? सर 1 से 4 पे पहुंच जाएगा। 12.8 देख रहे हो, 12.8 1 से सीधा कहां? 4 पे। 12.1 एनर्जी दी जाए 1 से, कहां पहुंच जाएगा? 3 पे पहुंच जाएगा सर, 3 पे। 12.1 में 3 पे पहुंच जाएगा सर। 10.2 दिया जाए, कहां पहुंच जाएगा? 1 से 2 पे पहुंच जाएगा। 10.2 से कम दिया जाए तो कहीं नहीं पहुंचेगा, निकल ही नहीं पाएगा यहां से, क्योंकि बीच में सब फॉरबिडन है। ऐसा नहीं कि यहां से उछल के यहां अटक जाए, है ना, पहला ऑर्बिट के बाद दूसरे में ही जाना पड़ेगा उसको, फिक्स्ड है ऑर्बिट्स बेटा। तो 10.2 से कम मिलेगा तो कहीं नहीं जाएगा, वहीं पे पड़ा रहेगा 1 पे, ठीक है। तो जैसे जैसे उसको एनर्जी मिलती जाती है ऊपर चलता जाता है वो। चलो एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं। हाँ, पहले ऑर्बिट की एनर्जी कितनी? चलो फटाफट बताओ, पहले ऑर्बिट की एनर्जी कितनी? -13.6, दूसरे की कितनी? -3.4, तीसरे की -1.51, चौथे की -0.85। चारों की एनर्जी याद हो गई। एनर्जी गैप की बात कर लेते हैं। तो यहां से 1 से 2 जाने में 10.2, 1 से 3 जाने में 12.1, 1 से 4 जाने में 12.8, 2 से 3 1.89, 3 से 4 0.66, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमसे याद नहीं होता, हम नहीं कर पाएंगे सर याद। तो बेटा अगर तुमसे याद नहीं हो रहा है तो सिंपल सा फॉर्मूला है एक्साइटेशन एनर्जी का, E फाइनल माइनस E इनिशियल। तो फाइनल एनर्जी लिखना, इनिशियल एनर्जी लिखना, दोनों को घटा देना, ठीक है। विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगर ये टॉपिक क्लियर है बेटा, सारी वैल्यूज अगर क्लियर है तो एक बार दिल बनाओ, बट थोड़ी सी मेहनत करना इसके पीछे ना, इस टेबल के पीछे मेहनत करना है आपको बेटा। दिल भी बना दो आप जल्दी से, प्यारा सा। बट ये टॉपिक आपको याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, मैं तो कहता हूं फटाफट से। चलो कम ऑन, ये याद होना चाहिए बेटा, वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो अगर वैल्यू याद नहीं करनी है तो फिर क्या फॉर्मूला है एक्साइटेशन एनर्जी का? E एक्साइटेशन इज गिवन बाय एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, ठीक है। फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। मान लो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मान लो ये n स्मॉलर है, ये n लार्जर है। अब स्मॉलर कैन बी एनीथिंग, लार्जर कैन बी एनीथिंग, है ना। ये 1 से 2 भी हो सकता है, 3 से 4 भी हो सकता है ना, 5 से 6 भी हो सकता है, 7 से 8 भी हो सकता है कि नहीं बेटा, 3 से 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्मॉलर कैन टेक एनी वैल्यू, लार्जर कैन टेक एनी वैल्यू, बट यस ये वाला छोटा रहेगा, ये वाला बड़ा रहेगा। तो ये बन जाएगा अपना एनर्जी फाइनल बच्चों, और ये बन जाएगा एनर्जी इनिशियल। अब देखो मैं आपको फॉर्मूला बना के बताता हूं एक्साइटेशन एनर्जी का। E एक्साइटेशन बराबर फाइनल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? -13.6, Z भी लिख दूं या Z को रहने दे, Z बराबर 1 कर लेते, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1 कर लेते हैं, है ना, अपॉन एनर्जी फाइनल मतलब NL स्क्वायर, है ना बेटा। -13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर, तो N की जगह पे NL स्क्वायर आ गया। यहां पे माइनस साइन है, उसके बाद अब यहां पे क्या आएगा? -13.6 डिवाइडेड बाई N स्मॉलर का स्क्वायर, सही है ना। ये देखो एनर्जी इनिशियल, तो -13.6 Z तो 1 हो गया, N स्मॉलर का स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस रह जाएगा, लेकिन ये प्लस बन जाएगा, ये वाला जो है आपका प्लस बन जाएगा। तो 13.6 बाहर आ गया बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अच्छा फॉर्मूला है। यहां पे बनेगा 1/n स्मॉलर स्क्वायर, यहां पे बनेगा 1/n लार्जर स्क्वायर, यहां पे आ गया 13.6। अब आपको अगर बोलेगा कोई कि बताओ 1 से 2 में कितना एनर्जी गैप है, तो स्मॉलर के जगह पे 1 रख देना, लार्जर की जगह पे 2 रख देना, 10.2 आएगा। सॉल्व करके देख लो 1 से 2 का एनर्जी गैप कितना होता है? 10.2। करके देखो, अभी करके देख लो बेटा। यहां पे स्मॉलर की जगह पे 1, लार्जर की जगह पे 2, 1 से 2 हो गया, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा होगा। चेक करके देखो एक बार जल्दी से, आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। तो अगर आप रटना नहीं चाहते हैं, एनर्जी गैप को आप रटना नहीं चाहते हैं, तो आपके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है।
अब यहीं पे कुछ लोगों ने और दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? एनर्जी को लिख लिया एच सी बाई लैम्डा। एनर्जी को क्या लिख लिया बच्चों? एच सी बाई लैम्डा बराबर 13.6 कर दिया, है ना। यहां पे बचा रहेगा 1/n स्मॉलर स्क्वायर माइनस 1/n लार्जर स्क्वायर। जब इसको सॉल्व किया गया h की वैल्यू डाल के, c की वैल्यू डाल के, 13.6 की वैल्यू डाल के, तो बेटा 1/लैम्डा बना एक रिडबर्ग कांस्टेंट होता है r। ये सारा सॉल्व करके क्या बन गया? r इज द रिडबर्ग कांस्टेंट, और 1/लैम्डा का फॉर्मूला आ गया 1/n स्मॉलर स्क्वायर माइनस 1/n लार्जर का स्क्वायर। ये है रिडबर्ग इक्वेशन, यहीं से आता है। एक्साइटेशन एनर्जी से ही आता है बेटा। एक्साइटेशन एनर्जी को लिख लो hc बाय लैम्डा, है ना। एनर्जी इज hc बाय लैम्डा। hc बाय लैम्डा लिख लिया, hc की वैल्यू सॉल्व कर दी, 13.6 को सॉल्व कर दिया, यहां पे r बन गया। तो ये हो जाता है 1 बाय लैम्डा बराबर r टाइम्स 1/n स्मॉलर स्क्वायर माइनस 1/n लार्जर स्क्वायर। इससे आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं, किसी भी ट्रांजिशन में वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो ये चैप्टर पूरा फॉर्मूला बेस्ड है बेटा। जितना आप फॉर्मूलेस याद रखेंगे ये चैप्टर आपका उतना ही स्ट्रांग होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन तो हो ही गया अपना। ये वाला ट्राई करो तो बच्चों एक बार। चलो क्वेश्चन ट्राई करो एक। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज माइनस 13.6। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितनी होगी? ग्राउंड स्टेट की टोटल एनर्जी माइनस 13.6 है, n बराबर 1 की, है ना। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि n बराबर 2 पे काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी? n बराबर 2 पे काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी? d और b में कंफ्यूजन है क्या आप लोगों को? अच्छा जी, देखो बेटा ग्राउंड स्टेट पे माइनस 13.6 होता है, तभी मैं कह रहा था ना याद रखना जरूरी है वैल्यूज को। ग्राउंड स्टेट पे माइनस 13.6 होता है ना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे माइनस 3.4 होता है टोटल। टोटल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे माइनस 3.4 होता है टोटल एनर्जी। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है? काइनेटिक एनर्जी। तो सोचो अगर ये नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इसी का पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी विल बी इसी का पॉजिटिव। तो 3.4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट दिल बनाइए, सिंपल था ना। टोटल अगर नेगेटिव माइनस 3.4 है तो काइनेटिक विल बी प्लस 3.4। आपने पढ़ा है मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहता है लेकिन साइन जो है वो ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ ये तो हो गया ना, यही तो है। आयनाइजेशन एनर्जी, नेक्स्ट टॉपिक इज आयनाइजेशन एनर्जी। देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है बेटा, मान लो ये n बराबर 1 है, ठीक है, और यहां कहीं होगा आपका n बराबर इंफिनिटी। तो आप किसी इलेक्ट्रॉन को अगर n बराबर 1 से उठा के इंफिनिटी पे फेंक देते हो, कहां से उठाना है? n बराबर 1 से कहां फेंक देना है? इंफिनिटी पे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आयनाइजेशन हो गया। और जितनी एनर्जी लगेगी ऐसा करने में इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब n बराबर इंफिनिटी की जो एनर्जी ली जाती है ना वो जीरो ली जाती है। फाइनल वाली एनर्जी कितनी ली जाती है बेटा इंफिनिटी पे? जीरो। अच्छा इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो जरा घटाते हैं दोनों को, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं और देखते हैं ई आयनाइजेशन कितना आता है। आयनाइजेशन क्या होगा? यहां की एनर्जी माइनस यहां की एनर्जी, है ना। तो जीरो माइनस माइनस में दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर आएगा 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन। कितना लेंगे बेटा? 1। तो जेड स्क्वायर ही रहेगा, एन के जगह पे आपने 1 लिख दिया, डन एंड डस्टेड। ठीक है, तो 13.6 जेड स्क्वायर इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। 13.6 जेड स्क्वायर। बताओ हाइड्रोजन के लिए कितना होगा? जेड की वैल्यू 1 रख दो, 13.6 रहेगा, है ना। वैसे ही देखो अगर हीलियम के लिए निकालना है, हीलियम प्लस के लिए, तो 13.6 जेड स्क्वायर होता है ना, तो जेड कितना हीलियम के लिए? 2, तो 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर यानी कि 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 54.4 आता है बेटा हीलियम के लिए, 54.4 आता है। ठीक है, अगर यही चीज आप लिथियम के लिए निकालेंगे तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर,
Z कितना रखेंगे बेटा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम तीसरा नंबर है राइट, तो Z रखेंगे आप 3, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 122.4 आएगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, ये 32 नहीं है ना, 3 का स्क्वायर है, ये 2 नीचे गिर गया ग्रेविटी से, 3 का स्क्वायर है वो, है ना। तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, जेड अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग होगा, जो भी एलिमेंट है देखो जेड की वैल्यू वहां पे डालो, आगे बढ़ो, हो जाएगा बेटा। चलो एक क्वेश्चन करो तो, इफ आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6, ठीक है, हाइड्रोजन का देखो 13.6 होता है, मैंने बता भी दिया था पहले ही। तो बताओ व्हाट इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम एटम। आसान है, बहुत आसान है, हमने किया है अभी। हीलियम का कितना होगा यार, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर हीलियम के लिए आप करेंगे, कितना आंसर आ रहा है, सी आ रहा है सभी का। आंसर क्या आना है अभी समझा दिया था, देखो यहीं पे बता दिया था मैंने आपको, है ना। हीलियम के लिए इतना होता है, लिथियम भी पूछ ले, बता दिया आपको। क्लियर हो गया, फॉर्मूला क्लियर है, फॉर्मूला इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिमेम्बरिंग द वैल्यू, है ना। 13.6 जेड स्क्वायर इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू स्पेक्ट्रल लाइंस, ये तो मैंने बताया ना अभी, डेराइव किया ना, ये वाला फॉर्मूला डेराइव किया था, याद है। 1/λ बराबर n टाइम्स 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये n स्मॉलर है, ये n लार्जर है। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं बेटा, रिडबर्ग इक्वेशन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिडबर्ग इक्वेशन। ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट है इज 1.097 इंटू 10 की पावर 7। अब आप जनरली प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए 1.097 को 1 मान लेना, सिर्फ 10 की पावर 7 लेके आप सॉल्व कर देना पर मीटर, है ना, पर मीटर, ठीक है। अब देखो आपको कुछ बताते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है, इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आता है ना, तो फोटोन बाहर निकालता है, वो अलग अलग वेवलेंथ का फोटोन बाहर निकालता है। कहां से कहां आने पे, ऊपर से नीचे आने पे फोटोन निकालता है वो। तो जब ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन को एनालाइज किया गया, तो कुछ महाशयों ने अपना अपना नाम उसमें जुड़वा लिया। जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पे आए, है ना, या फिर 3 से 1 पे आए, या फिर 4 से 1 पे आए, 5 से 1 पे आए, 6 से 1 पे आए, इनफाइनाइट से 1 पे आए, तो इसको बोला गया लाइमन सीरीज। क्या बोला गया बच्चों इसको, लाइमन सीरीज। वहीं पे जब ये 3 से 2 पे आए, 4 से 2 पे आए, मतलब छोटा वाला कितना हो रहा है, 2 के बराबर, है ना, छोटा वाला ऑर्बिट क्या है, 2 के बराबर। 5 से 2 पे आए, 6 से 2 पे आए, तो उसको क्या बोला गया बच्चों, बामर सीरीज, ओबल्मा, है ना, यस। पाश्चन बोला गया जब लोअर ऑर्बिट 3 हो, है ना, तो 4 से 3, 5 से 3, 6 से 3, तो पाश्चन। ब्रैकेट में लोअर ऑर्बिट 4 है, 5 से 4, 6 से 4, सारे के सारे गिन लो आप जो भी आते हैं, 7 से 4, 8 से 4, और फंड में बेटा लोअर ऑर्बिट है 5 के बराबर, है ना, तो 6 से 5 हो जाएगा, 7 से 5 हो जाएगा, ऐसे। तो पहला वाला अपना लाइमन, फिर बामर, फिर पाश्चन, फिर ब्रैकेट, फिर फंड, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों, इसमें बहुत सारी लाइंस आपको दिख रही होंगी, है ना, सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन सी लाइन में मिलेगा, सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन सी लाइन में मिलेगा, देखो मैं बताता हूं, सुनना मेरी बात को ध्यान से, है ना। वेवलेंथ ज्यादा मतलब एनर्जी कम, है कि नहीं, वेवलेंथ ज्यादा मतलब एनर्जी कम होना चाहिए। पहले लाइन को अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो इसमें सबसे कम एनर्जी दिखाई देगी, बाकी में देखो एनर्जी बढ़ती जा रही है, इसमें इतनी सी एनर्जी है बस, है ना, 10.2, इसमें देखो एनर्जी बढ़ गई, इसमें देखो और एनर्जी बढ़ गई, और एनर्जी बढ़ गई, और एनर्जी बढ़ गई, इनफाइनाइट में तो और ज्यादा एनर्जी का गैप बढ़ जाएगा, है ना। सबसे छोटी एनर्जी कहां पे है, यहां पे, तो यहां पे एनर्जी मैं बोलूंगा मिनिमम है, और अगर एनर्जी मिनिमम है तो लैम्डा क्या होगा, अरे ये हेल्प में कैसे क्लिक हो गया, एनर्जी अगर मिनिमम है तो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा मैक्सिमम होगा। तो किसी भी सीरीज की पहली लाइन, किसी भी सीरीज की पहली लाइन सबसे कम एनर्जी बताती है, यानी कि मैक्सिमम वेवलेंथ बताती है। बामर में भी देख लो, है ना, यहां से यहां देख लो, ये पहली लाइन है ना बामर की,
3 से 2 इज द पहला लाइन ऑफ बामर। तो यहां पे आपकी एनर्जी सबसे कम है, यहां पे लिख लो आप एनर्जी इज मिनिमम, तो इसका वेवलेंथ क्या होगा बेटा, मैक्सिमम। लेकिन अगर मैं आखिरी लाइन की बात करता हूं किसी भी सीरीज में, मान लो इसमें उठाता हूं मैं आखिरी लाइन जो कि इन्फिनिटी से चल के आ रही है, ठीक है बेटा, आखिरी लाइन, तो बताओ तो आखिरी लाइन के बारे में क्या बोलोगे, लास्ट लाइन के बारे में आप क्या लिखोगे। लास्ट लाइन में मैक्सिमम एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी है, तो एनर्जी अगर ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगा, तो इसमें आप लिख सकते हो ई मैक्स लैम्डा मिनिमम। तो ऐसे आपको बहुत सारे सवाल घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, जैसे कि मैं आपको एक सवाल अभी दिखाता हूं, ठीक है, देखो। अच्छा ये सुन लो एक बार लास्ट चीज, ठीक है, लाइमन सीरीज जो है वो यूवी होती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है, जो फोटॉन्स निकलते हैं ना लाइमन सीरीज में वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में होते हैं। आपका जो बामर है वो विजिबल होता है, उसके अलावा जो बाकी बच गए सारे वो इंफ्रारेड होते हैं, ठीक है। तो दिस इज अल्ट्रा वायलेट यूवी, दिस इज विजिबल, इंफ्रारेड इंफ्रारेड इंफ्रारेड, ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, इस पे भी सवाल बन सकता है, ठीक है। चलिए बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन करते हैं। What is the ratio of shortest wavelength of Balmer series to the shortest wavelength of Lyman series? तो किसी भी सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलता है, पहली लाइन में, दूसरी लाइन में या आखिरी लाइन में। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आखिरी लाइन में, अभी समझाया था। ये देखो आखिरी जो लाइन होगी ना, लास्ट वाली लाइन, यानी कि इंफिनिटी से शुरू होकर जो नीचे तक आएगी, उसमें एनर्जी सबसे ज्यादा, लैम्डा सबसे कम, है ना, क्लियर है। आखिरी लाइन, आखिरी लाइन, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोलेगा तो आखिरी लाइन, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोलेगा तो पहली लाइन। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है, हाँ, नो कंफ्यूजन, ग्रेट कॉम्बिनेशन, है ना बेटा, है ना बेटा। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। What is the ratio of shortest wavelength of Balmer series? अच्छा, बामर सीरीज बोल रहा है, बामर सीरीज में शॉर्टेस्ट, यानी कि यहां पे तो n बराबर 2 रहेगा, ऊपर रहेगा बेटा n बराबर इंफिनिटी, तभी तो शॉर्टेस्ट होगा, n बराबर इंफिनिटी होगा तभी तो शॉर्टेस्ट होगा, मतलब एनर्जी सबसे बड़ी हो जाएगी लेकिन लैम्डा सबसे छोटा मिलेगा हमें। तो देखो इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगा, 1 बाई लैम्डा बामर बराबर r टाइम्स 1 अपॉन क्या फॉर्मूला था, n स्मॉलर का स्क्वायर, n स्मॉलर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 अपॉन n लार्जर का स्क्वायर, लार्जर तो इनफाइनाइट है बेटा, इनफाइनाइट तो ये 1 अपॉन इनफाइनाइट ये तो 0 हो जाएगा, है ना, 1 बाई इनफाइनाइट तो 0 हो जाएगा। तो देखो लैम्डा बामर कितना आ रहा है, ये 1 अपॉन लैम्डा था राइट, r बाई 4, उल्टा हो जाएगा 4 बाई r, ऐसे निकालना है वेवलेंथ, ठीक है, स्मॉलर लार्जर ऐसे डाल देना, ये आ गया बामर का, ठीक है। अब बोल रहा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन, तो लाइमन में लोअर वाला तो 1 होता है बेटा, है कि नहीं, लोअर वाला तो 1 होता है, आपको पता है, और क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, तो ये हम लोग n इंफिनिटी तक ले लेंगे, सबसे ज्यादा एनर्जी और सबसे छोटा वेवलेंथ, है ना। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ यही वाला, तो 1 अपॉन लैम्डा लाइमन बराबर r टाइम्स 1 अपॉन n स्मॉलर, तो 1 ही रहेगा वो, है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 1 अपॉन n लार्जर तो वो 0 हो जाएगा, लार्जर इंफिनिटी है, 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर 0 हो जाएगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, खाली 1, तो ये आ रहा है r, लेकिन जब 1 बाई लैम्डा है ये तो लैम्डा l निकालेंगे तो 1 बाई r हो जाएगा। अब रेशियो देख लो, इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:1, है ना बेटा, 4 बाई r, यहाँ पे 1 बाई r, तो रेशियो हो जाएगा 4, है ना, दिस डिवाइडेड बाई दिस, 4 इज द रेशियो। कितने लोगों का आंसर आ गया था भाई, 4, ए आ गया था क्या आपका आंसर, आ गया था तो बहुत बहुत बधाई हो, नहीं तो शादी के बाद आपकी सगाई हो, है ना। चलें आगे बढ़े, शैल वी प्रोसीड, यस। चलो एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, इसमें बोला गया है रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन टू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर। बताओ तो पहली लाइन लोगे या आखिरी लाइन लोगे, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोल रहा है लाइमन और बामर का, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगा बेटा, जब एनर्जी मिनिमम होगी तो लैम्डा मैक्सिमम मिलेगा। अब लेंगे पहली लाइन, अब लेंगे हम लोग पहली लाइन, है ना, पहली लाइन लेंगे 2 से 1 इसमें लाइमन में और 3 से 2 बामर में। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करके आइएगा, दिस इज योर होमवर्क।
होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है भाई, है ना, ऐसे नहीं छोड़ना है इसको। पहली लाइन लेनी है, दोनों का रेशियो लेना है, सिंपल है। मैंने आखिरी लाइन लेके बता दिया, पहली लाइन वाला आप करोगे, ठीक है। चलो सॉल्यूशन भी है यहाँ पे, बाद में देख लेना। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशंस, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है कितने डिफरेंट ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। मान लो वो n बराबर 4 से n बराबर 1 पे आता है, ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। डिफरेंट मतलब क्या, देखो हो सकता है पहले 3 पे उतरे, ठीक है, 3 के बाद फिर 2 पे उतरे, फिर 2 के बाद 1 पे आए, या फिर हो सकता है थोड़ा डेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, सीधा 4 से 1 में कूद जाए। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज कितनी बनेंगी, उसका फॉर्मूला है n(n-1/2). मान लो अगर 4 से कूद रहा है वो नीचे, तो कितने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनेंगी पता है, n के जगह पे 4 डाल दो, 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा बेटा, 2 इंटू 3 6, सॉरी हाँ 3 दूनी 6, सही तो है। तो 6 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये बताता है कितने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन टेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट। चलिए एक 2-3 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है ना, फिर न्यूक्लियाई पढ़ेंगे, क्या कहते हो बेटा, 3 मिनट का ब्रेक, ठीक है, 3 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं न्यूक्लियाई। पानी वानी पी के आ जाओ, ठीक है, ओके चलो। न्यूक्लियाई लास्ट है ना, फिर ये सेशन एंड हो जाएगा।
हाँ जी बच्चों, आ गए? आ जाओ फटाफट आ जाओ। सर प्रैक्टिस सेशन कहाँ पे होगा? प्रैक्टिस सेशन यूट्यूब पे ही होगा और बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा उसको, ठीक है? डिवीजन जर्मर से बेटा क्वेश्चंस नहीं आते हैं रुचिका, सो नॉट नीडेड एट ऑल फॉर यू। प्रैक्टिस सेशन यूट्यूब पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इधर 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज फ्रॉम ईच चैप्टर या फिर 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज फ्रॉम ईच चैप्टर, हर चैप्टर से प्रैक्टिस सेशन करवाऊंगा, ठीक है? हाँ, सेमीकंडक्टर्स भी होगा, सारे चैप्टर्स होंगे, डोंट वरी। और अभी ऑप्टिक्स भी कराना है, ऑप्टिक्स मैंने कराया नहीं था तो ऑप्टिक्स भी कराऊंगा, है ना? वी विल डू सेमीकंडक्टर्स एज वेल। चलो फटाफट ज्वाइन कर लो भाई। यू आर बैक। चलिए वापस आ गए। एक्सरे नहीं होगा, नहीं एक्सरे से क्वेश्चन नहीं आता है, एक्सरे नहीं होगा। चलो आ जाओ। तो हमने एटम के बारे में सब डिस्कस किया है ना, एटम का रेडियस, एटम का एवरीथिंग, सारा कुछ। बट न्यूक्लियस को बुरा लग गया बेटा। न्यूक्लियस कहता है कि सर मेरा भी रेडियस निकाल लेते। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? हाँ, मेरा भी कुछ कुछ निकाल लेते। तो हमने उसके लिए एक अलग चैप्टर रख दिया जिसका नाम है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई की जो शुरुआत होती है वो होती है यहां से। जो आपका एटम होता है उसका जो, या फिर न्यूक्लियस होता है उसका जो रिप्रेजेंटेशन है, वहां से शुरुआत हम लोग करेंगे, ठीक है? तो क्या रिप्रेजेंटेशन है बेटा किसी भी न्यूक्लियस का या फिर एटम का? यहां पे लिख लेता हूं मैं। आ जाओ, सब लोग आ गए ना ब्रेक के बाद? ब्रेक समाप्त हुआ बच्चों। एक बार दिल बना के बताओ, वापस आ चुके हो कि नहीं आ चुके हो? फटाफट दिल बनाओ एक बार जल्दी से। कम ऑन टेल मी। ब्रेक हुआ, खत्म? यस। तो भाई ए एक्स जेड है ना, ये है रिप्रेजेंटेशन। बताइए तो z क्या बताता है भाई? z बताता है कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ठीक है ना? कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो z बताता है। a क्या बताता है बेटा? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ दो तो टोटल ये बताता है। टोटल जो है ये बताता है। अब सोचो अगर टोटल में से, ये टोटल है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब है इसमें, है ना? इसमें से अगर मैं z घटा दूं, यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन निकाल दूं, तो क्या बचेगा? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बच जाएगा। तो a माइनस जेड इज कॉल्ड व्हाट? न्यूट्रॉन नंबर, है ना? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किससे मिलेगा बेटा? a माइनस जेड से मिलेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये सब आता है क्या आप लोगों को? आता है क्या बच्चों? z मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन हुआ खाली, है ना? a मतलब टोटल न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हो गया। तो टोटल में से अगर मैंने z घटा दिया यानी कि प्रोटॉन निकाल दिया तो क्या बचा? न्यूट्रॉन, है ना? तो न्यूट्रॉन नंबर इज a माइनस जेड, ठीक है? चलिए, जो रेडियस होता है किसी भी न्यूक्लियस का, वो रेडियस दिया जाता है इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है? आर नॉट ए की पावर 1/3। ए क्या है? वही अपना मास नंबर, है ना? तो आर यानी कि न्यूक्लियर का रेडियस, न्यूक्लियस का रेडियस इज आर नॉट ए की पावर में 1/3। आर नॉट इज अ कॉन्स्टेंट बेटा। आर नॉट की वैल्यू ये है 1.1 10 की पावर माइनस 15 मीटर, या फिर 1.1 फेम्टोमीटर भी बोलते हैं। 10 की पावर माइनस 15 को फेम्टो बोल लेते हैं। एनीवेज जो भी है, 1.1 10 की पावर माइनस 15 मीटर इज आर नॉट का वैल्यू। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस ना बिना आर नॉट के सॉल्व हो जाएंगे, आपको आर नॉट की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। मैं दिखाता हूं कैसे, ठीक है? आर नॉट जो है वो कैंसिल हो जाता है। देखो कैसे बोल रहा है। न्यूक्लियर रेडियस इसका 27 मास है, उसका है 3.6, ठीक है? तो 64 मास वाले का कितना होगा न्यूक्लियर रेडियस? समझ में आया क्वेश्चन? इसका न्यूक्लियर रेडियस 3.6 फर्मी है। फर्मी मतलब 10 की पावर माइनस 15 हो गया ना? तो बताइए अप्रोक्सीमेट न्यूक्लियर रेडियस ऑफ कॉपर, है ना? देखो कैसे सॉल्व करेंगे, है ना? तो इसके लिए a का नंबर कितना हो गया? a बराबर 27 हो गया बेटा, राइट? इसके लिए a कितना हो गया? a बराबर 64 हो गया, ठीक है? अगर मैं इसके रेडियस को r1 बोलता हूं तो r1 बराबर r नॉट a की पावर 1/3, यही फॉर्मूला है ना? a कितना हो गया बेटा इसका? 27 पावर में 1/3। अगर मैं इसके रेडियस को r2 बोलता हूं तो यहां पे आ जाएगा r2 बराबर r नॉट, सेम रहेगा,
ए कितना है बेटा इसका 64 की पावर में 1/3। अब देखो दोनों को डिवाइड कर दो आप, है ना, तो R नॉट कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बचेगा R1, नीचे बचेगा R2 बराबर 27 का क्यूबिक रूट कितना हो जाएगा बच्चों 3, है ना, 27 का पावर 1/3 है तो 3 हो जाएगा। 64 का क्यूबिक रूट कितना हो जाएगा बच्चों 4, है ना, तो ये 3/4 आ गया, बस डन है। अब R1 गिवन है मेरे को 3.6 गिवन है ना, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 3.6 अपॉन में आ जाएगा R2 बराबर आ जाएगा 3/4। R2 के लिए सॉल्व कर लो, ठीक है, तो R2 आ रहा है आपका 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3। सॉल्व करके बताओ मेरे को कितना आ रहा है आपका आंसर, 4.8 आ रहा होगा, है ना, तो ये आ जाएगा अपना 4.8 फर्मी। डन एंड डस्टेड। हुआ नहीं हुआ तुम लोगों से यार, हुआ ना, हाँ चलो बहुत बढ़िया। चलो 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 दिल बना दो, दिल बना दो, दिल बना दो, फटाफट दिल बना दो बेटा, हो गया तो फटाफट दिल बना दो, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, है ना। व्हाट इज देयर इन दिस क्वेश्चन, कुछ नहीं है बेटा, फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज रखनी है, आंसर आपके सामने खड़ा खट करके आ जाएगा, ठीक, डन, ओके सर। अगला टॉपिक है बेटा न्यूक्लियर डेंसिटी। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन सा होता है, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम करके निकालते हैं, बट आप एक चीज याद रखिएगा, बस क्या आपको याद रखना है, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, इंडिपेंडेंट ऑफ ए, ठीक है। जैसे रेडियस तो ए पे डिपेंड कर रहा था, R0 ए की पावर 1/3 आया था, राइट, तो वो ए पे डिपेंड कर रहा था ए की पावर 1/3 के साथ, लेकिन जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियर डेंसिटी, वो ए के इंडिपेंडेंट होती है, वो ए पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का जब आप न्यूक्लियर डेंसिटी निकालेंगे तो 10 की पावर 17 के ऑर्डर में आता है बेटा, कितने ऑर्डर में आता है, 10 की पावर ऑफ 17 के ऑर्डर में आता है। विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी इज, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, 10 की पावर 13, 10 की पावर 15, 10 की पावर 17, 10 की पावर 19, तो आंसर होगा 10 की पावर 17। तो ये आप याद रखिए, कोई भी एलिमेंट हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ ए भले ही अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन न्यूक्लियर डेंसिटी इसी ऑर्डर में रहती है, 10 की पावर 17, ठीक है, दैट इज योर आंसर, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, मास डिफेक्ट। देखो किसी भी न्यूक्लियस का ना एक एक्सपेक्टेड मास होता है और एक उसका एक्चुअल मास होता है। एक्सपेक्टेड मास और एक्चुअल मास को जब सब्ट्रैक्ट करा जाता है बेटा, उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। अब ये बात अगर मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊं तो ज्यादा समझ आएगा, मानते हो ना इस बात को, कि सर एक्सपेक्टेड मास निकालते कैसे हैं, है ना, एक्चुअल मास निकालते कैसे हैं, किस टाइप का क्वेश्चन बनता है मास डिफेक्ट से, मैं बताता हूं, ठीक है। देखो, एक्सपेक्टेड माइनस एक्चुअल गिव्स यू मास डिफेक्ट। देखिए कैसे, जैसे एक बार क्वेश्चन ये वाला आया प्रीवियस ईयर में, ठीक है, इसमें हमारे को क्या गिवन है, देखो, कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, फिर इस पे आते हैं। मास डिफेक्ट जो है ना बेटा, वो अगर डेल्टा एम है तो बाइंडिंग एनर्जी इज डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, आइंस्टाइन्स इक्वेशन है ना वो वाला, ठीक है, एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर, ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। लेकिन हमें डेल्टा एम चाहिए होता है एएमयू में, तो अगर 1 AMU है तो बाइंडिंग एनर्जी हो जाती है डेल्टा एम मल्टीप्लाइड बाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना बेटा, 931.5 को डेल्टा एम से मल्टीप्लाई करना है, और डेल्टा एम किस में होगा, एएमयू में, है ना, एटॉमिक मास यूनिट में। तो डेल्टा एम होगा एएमयू में, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 931.5 के साथ और हमें एनर्जी मिलेगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फॉर्मूला बेस्ड है ये चैप्टर, बिल्कुल जो जो फॉर्मूला मैं बताता जा रहा हूं नोट डाउन करते जाओ, हर फॉर्मूले से क्वेश्चन करा दूंगा, पूरा चैप्टर जबरदस्त तरीके से फिनिश हो जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड है पूरा, ठीक है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी ऐसे निकाली जाती है, डेल्टा एम एएमयू में मल्टीप्लाइड बाई 931.5। इस क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि भाई बाइंडिंग एनर्जी निकालो, और ऐसे देखो मासेस गिवन है, प्रोटॉन का मास गिवन है, न्यूट्रॉन का मास गिवन है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो आप, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नाइट्रोजन न्यूक्लियस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। देखो मैं बताता हूं करना क्या है।
सबसे पहले आप निकालेंगे बेटा डेल्टा एम। ओके, डेल्टा एम का क्या फॉर्मूला बताया था सर ने? डेल्टा एम का फॉर्मूला था, मास डिफेक्ट का फॉर्मूला था एक्सपेक्टेड मास माइनस एक्चुअल मास, राइट? आप देखोगे तो एक्सपेक्टेड मास तो निकालना पड़ेगा, बट एक्चुअल मास गिवन है, देख रहे हैं आप, ये है आपका एक्चुअल मास। एक्चुअल मास की टेंशन नहीं लेनी है। एक्सपेक्टेड मास क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, एक्सपेक्टेड मास होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि ए माइनस जेड, यही होता है ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये तो है एक्सपेक्टेड। जितने प्रोटॉन्स हैं मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन प्लस जितने न्यूट्रॉन्स हैं मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये जो एक्सपेक्टेड मास है बेटा। और क्या एक्सपेक्टेड मास होगा? टोटल प्रोटॉन का मास देख लो, टोटल न्यूट्रॉन्स का मास देख लो, एक्सपेक्टेड हो गया, है ना? तो ये एक्सपेक्टेड मास निकाला जाएगा, ये एक्सपेक्टेड हो गया माइनस एक्चुअल मास, जो कि यहां पे गिवन है। कितना है एक्चुअल मास? 14.00307, ये एक्चुअल मास गिवन है। अब देखो, इसको एलेबोरेट करता हूं मैं आपके लिए। Z यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बताइए इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे बेटा? 7, है ना? नीचे 7 लिखा है ना, तो 7 प्रोटॉन्स हो गए मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है क्या? हाँ, ये देखो 1.00783 प्लस ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स कितने हैं बेटा? देखो a माइनस जेड कर लो ना, तो 14 माइनस 7 ही आएगा न्यूट्रॉन्स भी, है ना? तो ये 7 हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये रहा 1.00867, है ना? ये हुआ एक्सपेक्टेड मास माइनस ये हो गया आपका एक्चुअल मास। दोनों को जब आप घटाओगे, एक्सपेक्टेड माइनस एक्चुअल, जब आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, ये एक्सपेक्टेड है ये एक्चुअल है, तो आंसर आएगा 0.11243। देखो, इतना कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नीट में तो नहीं आया है, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन मैं आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार कर रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन गिवन है, तो इसीलिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं, है ना? नीट में थोड़ा डिफरेंट टाइप का आता है, वो भी अभी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है? बट ये भी कर लो ना यार, क्या दिक्कत है करने में? एक बार कर लिया, समझ लिया, बस ठीक है, ठीक है, हो गया, कंसेप्ट तो क्लियर हो रहा है। अब आप डेल्टा एम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 931.5 से, तो आ जाएगी आपकी बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ गई? देखो, डेल्टा एम ये रहा, 931.5 से मल्टीप्लाई किया, 104.73 आ रहा है, ठीक है? ये हो गई आपकी बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी के साथ साथ पूछा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन मतलब टोटल न्यूक्लियंस कितने हैं? 14। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर बोलेगा, तो यहां पे बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, नीचे नंबर ऑफ न्यूक्लियंस यानी कि 14 आ जाएंगे, वो आंसर आ रहा है 7.48। तो इस क्वेश्चन को बस एक बार गो थ्रू कर लेना है, अपने को समझ लेना है कि भाई एक्चुअल कैसे निकाला तो गिवन था, एक्सपेक्टेड कैसे निकाला ये देख लिया हमने, और फिर अपना काम डन एंड डस्टेड है, ठीक है ना? जोश आई है ना बच्चों? थक तो नहीं गए? चलो फटाफट एक बार दिल बना दो, फिर आगे बढ़ते हैं। कम ऑन, कैलकुलेशन देख के डर गए क्या? डरने की जरूरत नहीं है बेटा। चलो अब मैं आपको वो दिखाता हूं जो नीट में आता है, ठीक है ना? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालते हैं, जो नीट में क्वेश्चन बनता है। तो देखो, ऐसे करके कोई रिएक्शन दे देंगे आपको, ठीक है? ये हो गया आपका रिएक्टेंट और ये हो गया बेटा आपका प्रोडक्ट, ठीक है ना? ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया आपका प्रोडक्ट, और इसमें कुछ एनर्जी निकल रही है, क्यू इज द एनर्जी। तो जब ऐसा गिवन है, तो देखो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है ऐसे केस में बेटा? बाइंडिंग एनर्जी इज गिवन बाय बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। माइनस क्या? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। देखो यहां पे प्रोडक्ट क्या है? बी और सी प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट कौन है? ए रिएक्टेंट है। उसके अलावा क्या गिवन है? हमें गिवन है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ए का, बी का और सी का। ए का पर न्यूक्लियन गिवन है बेटा 7.6, बी का पर न्यूक्लियन गिवन है कितना? 8.1, है ना?
सी का देखो कितना गिवन है बेटा 8.1 अगेन, तो ये भी 8.1 गिवन है। ऐसे करके हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है, पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन से काम नहीं चलेगा। ये जो फॉर्मूला है ना, बाइंडिंग एनर्जी बराबर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इसमें टोटल बाइंडिंग एनर्जी आएगी, पर न्यूक्लियन वाली नहीं आएगी। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालें सर? देखो ए का गिवन है 7.6, लेकिन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने हैं? 240 है ना, देखो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, तो मल्टीप्लाइड बाई 240 इसका हो गया, ये आएगा टोटल। बी का देखो 8.1 है, बट बी में कितने न्यूक्लियॉन्स है? 100, तो इंटू 100 कर दोगे तो इसका टोटल आ जाएगा, ठीक है। सी में देखो न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? 140, तो इंटू 140 कर दोगे तो इसका टोटल बाइंडिंग एनर्जी आएगा। अब जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी आया है उसको इस फॉर्मूले में डाल दो। तो देखो प्रोडक्ट का कितना हो गया? प्रोडक्ट में बी और सी दोनों है, राइट, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, है ना। 8.1 बाहर आ जाएगा जुड़ के, 8.1 बाहर आ गया, 100 और 140 कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कितना बेटा? ये है 7.6, ए इज द रिएक्टेंट, राइट, तो 7.6 मल्टीप्लाइड बाई 240 हो जाएगा। अब इसको बस सॉल्व करना है। देखो 240 यहां भी है, यहां भी है, तो दोनों तरफ से बाहर आ गया 240। यहां पे 8.1 बचा है, माइनस यहां पे 7.6 बचा है बच्चों। इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा? 0.5, और 240 इंटू 0.5 विल बी 120, विच इज योर आंसर। कितने लोगों का आया? 120। सिर्फ घटाना है बेटा, कुछ नहीं करना, ठीक है। दिस माइनस दिस करना है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, दिल बना दो फटाफट, कम ऑन। कुछ नहीं करना था इसमें। रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का बाइंडिंग एनर्जी, और वो आपको जानबूझ के ना पर न्यूक्लियन वाली एनर्जी देते हैं कंफ्यूज करने के लिए कि आप पर न्यूक्लियन वाला ले लो और आपका आंसर गलत आ जाए। लेकिन हमें पर न्यूक्लियन वाला नहीं लेना है, हमें लेना है टोटल। टोटल कैसे निकालते हैं? पर न्यूक्लियन वाला गिवन है इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियन कर लो आप, है ना। ए के लिए 7.6 गिवन है, इंटू 240 कर दो। बी के लिए 8.1 गिवन है, इंटू 100 कर दो। सी के लिए 8.1 गिवन है, इंटू 140 कर दो। यहां से टोटल 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 निकल गया। उसके बाद क्या ही है यार, प्रोडक्ट का टोटल लिखो माइनस रिएक्टेंट का करो। जय राम जी की, क्या कहते हो भाई, है ना। दिल बनाया आप लोगों ने? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आइए, है ना। लेट अस मूव अहेड नाउ। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है, कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है, कैसे बताते हैं? ये बताने के लिए जो क्राइटेरिया है बेटा वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मोर फॉर अ न्यूक्लियस देन इट इज मोर स्टेबल। हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखते हैं, जिसका ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। आप लोग बताओ, अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक का है 5.6 पर न्यूक्लियन, ठीक है, पर न्यूक्लियन इंपॉर्टेंट है, दूसरे का है 7.2, कौन ज्यादा स्टेबल है बेटा? जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है। लेकिन हाँ, पर न्यूक्लियन ही देखा जाता है, पर न्यूक्लियन ही देखा जाता है, ये याद रखना, ठीक है ना। ये पर न्यूक्लियन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बताओ, तो आपके पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी कौन से एलिमेंट की है, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? कुछ आइडिया है आपको? आयरन, फेरस, है ना। तो ऐसे ग्राफ बनता है बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर का। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिखा रहा है, ये मास नंबर दिखा रहा है, ये पहले ऊपर जाता है फिर ऐसे नीचे आता है। सबसे ज्यादा आयरन के लिए है, कितना है? 8.8, ये देख रहे हैं आप, 8.8 सबसे ज्यादा है आयरन के लिए, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके आगे बढ़ेंगे कम हो जाएगा, जितना कम होगा उतना अनस्टेबल होगा, है ना। इधर आप देख रहे हैं हैवी वाले में थोड़ा कम है, यूरेनियम वगैरह आ जाएगा ना 286, कम है तो वो अनस्टेबल है। और जब अनस्टेबल होते हैं तो होता है फिजन, है ना, वो टूटते हैं, छोटा होते हैं और स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डेके, ठीक है, रेडियो एक्टिव डेके। रेडियो एक्टिव डेके में जाने से पहले ये क्वेश्चन का आंसर कर दो। डिपेंडेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑन द मास नंबर, कौन सा ऑप्शन है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, अब ये भी पढ़ाया। ये वाला ग्राफ कौन से में दिख रहा है?
ए में दिख रहा होगा आपको, है ना। तो ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये आंसर हो गया आपका। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उधर, मास नंबर ए इधर, ए बराबर 56 पे मैक्सिमम, ठीक है। इधर थोड़ा छोटा सा ग्राफ, इधर थोड़ा लंबा सा ग्राफ, ठीक है। तो आइए अब इस रीजन पे डील करते हैं, ठीक है। जिसका बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है, अनस्टेबल है, वो क्या करेगा? तो डिके होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा अल्फा डिके, बीटा डिके और बीटा प्लस डिके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट एक तो ये दिखाता हूं, यहाँ पे तीनों डिके एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है। अल्फा डिके भी लिखा हुआ है, बीटा डिके भी लिखा हुआ है, पॉजिट्रॉन यानी कि बीटा प्लस डिके भी लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको एक एक करके तीनों डिके पढ़ाऊंगा, है ना। आ जाओ एक एक करके पढ़ते हैं तीनों को। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, चलो अल्फा डिके। अल्फा यानी कि बेटा हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा यानी कि क्या? हीलियम न्यूक्लियस। तो होता क्या है यहाँ पे, मान लीजिए आपके पास एक पेरेंट न्यूक्लियस है, ये मान लो पेरेंट न्यूक्लियस है, ये बहुत अनस्टेबल है, बहुत अनस्टेबल बेचारा, लाइफ से परेशान है एकदम, है ना, अनस्टेबल है बिल्कुल। अब ये स्टेबल होना चाहता है और स्टेबल होने के लिए एक हीलियम न्यूक्लियस बाहर निकालता है। हीलियम, इसी को अल्फा बोलते हैं ना, यही अल्फा है। इसको बाहर निकाल दिया इसने, तो हीलियम निकल के गया, हीलियम निकल के चला गया। तो बेटा अगर इसको बैलेंस किया जाए तो यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियस बोलेंगे इसको, दिस इज मोर स्टेबल, क्योंकि हीलियम तो चला गया तो दिस इज मोर स्टेबल। तो बताओ तो अगर यहाँ पे Z था, यहां से 2 तो चला गया उधर, तो यहाँ कितना बचेगा बेटा? Z-2। सही बोल रहा हूं? अरे बैलेंस करना है, प्रोटॉन नंबर को बस बैलेंस ही तो करना है, क्या करना है। और यहाँ पे Z था, 2 चला गया, है ना, तो बचा कितना? Z-2, ठीक है। ये क्या लिख दिया मैंने अपने हाथ से, हाँ, Z-2, ठीक है। A के साथ क्या होगा बेटा, ऊपर बताओ, ऊपर क्या होगा? यहाँ पे A है और यहाँ पे 4 चले गए, है ना, तो ये बचेगा आपका A-4। तो A में 4 की कमी आ जाती है और Z में 2 की कमी आ जाती है जब एक अल्फा डिके होता है। याद रहेगा, A में 4 की कमी आ जाती है और Z में 2 की कमी आ जाती है। चलिए फटाफट दिल बनाइए। तो आपका जोश मुझे कम लग रहा है, जोश कम नहीं होना चाहिए बच्चों, कम ऑन, फटाफट एक बार दिल बनाओ। बस खत्म होने वाला है अब सेशन, है ना, डोंट वरी। डिके है, उसके बाद फिर रेडियो एक्टिव डिके का थोड़ा सा फॉर्मूला है, हाफ लाइफ वगैरह है, उसके बाद फिर खत्म है चैप्टर, ठीक है। पूरा सेशन एंड हो जाएगा, तब तक थोड़ा सा जोश बना के रखो, जोश ना ढीला होने पाए, ठीक है बेटा। अल्फा डिके क्लियर है? यस, अच्छा। अब है देखो बीटा डिके। बीटा डिके में ना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। अब उसका भी एक प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने का एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक न्यूट्रॉन शहीद हो जाता है और न्यूट्रॉन की शहादत के बाद, न्यूट्रॉन के मर जाने के बाद बनते हैं एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन टूटता है एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन तो डिके में निकल लिया, डिके हुआ, डिके में निकल लिया ये तो, है ना। तो अब देखते हैं प्रोटॉन के साथ क्या हुआ, न्यूट्रॉन के साथ क्या हुआ। देखो, एक न्यूट्रॉन मरा गया बेचारा, शहीद हो गया, एक नया प्रोटॉन पैदा हुआ, नया प्रोटॉन पैदा हुआ, नया प्रोटॉन पैदा हुआ, मतलब अगर पहले Z थे तो प्रोटॉन्स अब हो जाएंगे Z+1, है ना, है ना, है ना। पहले Z थे, नया प्रोटॉन पैदा हो गया तो Z+1, तो यहां पे Y लिख लो, ये हो गया आपका Z+1। सही बात है सर, Z+1 होगा। अच्छा, एक न्यूट्रॉन मरा, एक प्रोटॉन आया, तो टोटल में क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं, एक गया एक आ गया, टोटल तो उतना ही रहेगा ना। टोटल तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों को बताता है ना। तो एक न्यूट्रॉन चला गया, एक प्रोटॉन आ गया, तो टोटल तो भैया सेम ही रहेगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे A का A रह जाता है, लेकिन Z का हो जाता है Z+1। एक चीज और याद रखिएगा, इसके साथ ही साथ यहाँ पे निकलता है एंटी न्यूट्रिनो। फोटॉन्स है वो, है ना, आप बस नाम याद रखिए। साथ ही साथ क्या निकलते हैं बेटा? एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो निकलते हैं साथ ही साथ, ठीक है। तो Z+1, जब इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा तो Z+1 लिखना है, A को सेम रखना है। डन, डस्टेड। चलिए अगला है बच्चों बीटा प्लस डिके। बीटा प्लस डिके में ना पॉजिट्रॉन बाहर आता है, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल टू इलेक्ट्रॉन बच्चों, ये AXZ हो गया, है ना। पॉजिट्रॉन बाहर आता है, पॉजिट्रॉन बाहर आने का भी एक प्रोसेस है भाई। वो प्रोसेस क्या है सर? तो उसमें बेटा एक प्रोटॉन टूटता है, प्रोटॉन शहीद हो जाता है। किसमें किसमें टूटता है? तो न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन में। एक न्यूट्रॉन बनता है और एक पॉजिट्रॉन बनता है।
पॉजिट्रॉन तो निकल लिया, है ना, पॉजिट्रॉन तो निकल लिया। अब देखो एक प्रोटॉन की शहादत हो गई, गया एक प्रोटॉन बेचारा, तो प्रोटॉन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों बताओ तो? Z-1। अरे प्रोटॉन शहीद हो गया बेचारा, तो Z-1 हो जाएगा। लेकिन A तो सेम रहेगा, क्योंकि एक प्रोटॉन गया है तो एक न्यूट्रॉन आया भी तो है, तो टोटल तो सेम रहेगा ना, एक गया एक आ गया, है ना, एक प्रोटॉन गया एक न्यूट्रॉन आ गया, तो टोटल विल रिमेन सेम, ठीक है। तो यहां पे निकलता है साथ साथ में न्यूट्रिनो, उसमें था एंटी न्यूट्रिनो, इसमें होता है बेटा न्यूट्रिनो, ठीक है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, दिल बनाइए, आगे बढ़ते हैं, कम ऑन। अब मैं तीनों को कंक्लूड कर दूंगा, ठीक है, तीनों को एक साथ मैं यहां पे कंक्लूड कर रहा हूं बेटा। तो देखो अल्फा पार्टिकल में सिंपल सी बात यह है कि Z में 2 कर देना है, A में -4 कर देना है, Z में -2 कर देना है, A में -4 कर देना है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यानी कि बीटा डिके है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो Z में +1 होगा। इसको उल्टा करके याद करो, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज तो +1 करना है, उल्टा, है ना, नेगेटिव चार्ज तो +1 करना है Z में, ऐसे याद कर सकते हो आप। तो Z +1 हो जाएगा, A जो है वो सेम रहेगा। वहीं पे अगर बीटा प्लस यानी कि पॉजिट्रॉन एमिशन हुआ है तो Z-1 हो जाएगा। तो बीटा प्लस यानी कि पॉजिट्रॉन एमिशन में Z-1 होता है ना, इलेक्ट्रॉन में Z+1 होता है, और अल्फा में Z-2 A-4, इन दोनों में A में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, इन दोनों का जो A है वो सेम रहेगा, ठीक है बेटा, डन। चलो बहुत बढ़िया, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो तो बच्चों, इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो तो बेटा, इसको रिवाइज करना है आपको, है ना, यू हैव टू रिवाइज दिस अगेन एंड अगेन, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। एक होता है बेटा गामा एमिशन, गामा में कुछ चेंज नहीं होता है, गामा इज जस्ट फोटोन, उसमें ना तो Z चेंज होता है ना तो A चेंज होता है, सेम रहता है सब कुछ, ठीक है। गामा में याद रखना, गामा में सब कुछ सेम रहता है, बस थोड़े से फोटॉन्स बाहर निकल जाते हैं, तो गामा में एवरीथिंग विल रिमेन सेम। चलो इसका आंसर बताओ, कौन कौन सा एमिशन हो रहा है बताओ। पहले यहां पे Z से Z+1 हो गया, तो क्या बाहर आया होगा? Z+1 किसमें होता है? इलेक्ट्रॉन, है ना, यानी कि पहला वाला बीटा है, बीटा है, बीटा, पहला वाला है बीटा। सॉल्व करो, आंसर बताओ क्या कर रहे हो। पहला वाला बीटा है क्योंकि Z का Z+1 हो गया बेटा। उसके बाद देखो Z+1 से Z-1 हो गया, +1 से -1 हो गया, कितने का डिफरेंस आया? -2 का। कितने का डिफरेंस आया? -2 का, समझ रहे हो ना। और देखो A में कितने का डिफरेंस आया? -4 का, मतलब ये है अल्फा डिके। पहला वाला बीटा डिके है क्योंकि Z+1 हुआ है, दूसरे वाले में देखो Z+1 से Z-1 मतलब कि -2 हो गया ना, तो -2 कब होता है? अल्फा डिके में होता है। और तीसरा देखो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, Z-1 का Z-1, A-4 का A-4, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो दैट इज गामा डिके, लास्ट वाला आपका गामा डिके हो गया। तो बीटा अल्फा गामा डी इज द आंसर। हो गया था अगर आपसे तो दिल बना दीजिए बेटा एक बार जल्दी से। कर लिया था क्या आपने ये क्वेश्चन सॉल्व? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, कम ऑन। आसान है ना, बीटा अल्फा गामा, ठीक है। तो बस यही याद रखना, ये वाला जो आपको दिखाया ना मैंने, ये शीट पूरा, ये शीट आप अगर याद रखोगे, आपसे बीटा डिके, गामा डिके, अल्फा डिके कुछ भी पूछ ले आप कर लोगे सॉल्व, ठीक है। बस ये शीट आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब रेडियो एक्टिव डिके में आ गए अपन, ठीक है, लास्ट टॉपिक, आज के लिए आखिरी टॉपिक। आराम से पढ़ते हैं इसको, प्यार से पढ़ते हैं, अपने पास पूरा समय है, ठीक है। वी हैव हाफ एन आवर ऑलमोस्ट, क्योंकि 3 घंटे का सेशन प्लान किया था, अभी 2.5 घंटे हुए हैं, अभी आधे घंटे में आराम से इसको कंप्लीट कर लेंगे। पेशेंस के साथ पढ़ते हैं, ठीक है, उससे पहले ही हो जाएगा, आधे घंटे से पहले ही हो जाएगा। देखो बेटा इसमें क्या होता है, मान लो एक सैंपल है, सैंपल में मान लो पहले n0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज थे। कितने थे बेटा? n0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज प्रेजेंट थे, ठीक है, t = 0 पे, t = 0 पे n0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज थे। थोड़े समय बाद अगर देखा जाए, t समय बाद अगर देखा जाए, तो n नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज बचेंगे क्योंकि डिके हो रहे हैं, है ना, तो n0 से कम होते होते कम होते 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 n पे आ गए। तो उस n का जो फॉर्मूला है, बचे हुए न्यूक्लियस का जो फॉर्मूला है, इज गिवन बाय n0 e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। n0 e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, जहां पे लैम्डा है बेटा डिके कांस्टेंट। लैम्डा क्या है बच्चों?
लैम्डा इज नथिंग बट डिके कांस्टेंट। ठीक है, अभी इस पे एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको इस फॉर्मूले पे, बट उससे पहले थोड़ा सा आपको मैं पढ़ाऊंगा, है ना। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फॉर्मूले सारे इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद फिर जाके उसको यूज करेंगे, उसके साथ गेम खेलेंगे, है ना, उसके साथ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। पहले सारे फॉर्मूले एक बार देखते जाते हैं। ठीक है बेटा, पहला फॉर्मूला हो गया n बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला है एक्टिविटी ऑफ द सैंपल। एक्टिविटी यानी कि कितना एक्टिव सैंपल है, कितनी तेजी से उसमें डिके हो रहा है। ज्यादा एक्टिव है तो ज्यादा तेजी से डिके होगा, कम एक्टिव है कम तेजी से डिके होगा। तो एक्टिविटी को सबसे पहले तो लिखा जाता है लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई एन। लैम्डा क्या है बेटा, डिके कांस्टेंट, मल्टीप्लाइड बाई एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज लेफ्ट इन द सैंपल। अगर ज्यादा न्यूक्लियाइज बचे हुए हैं, मान लो एन ज्यादा है, ज्यादा न्यूक्लियाइज बचे हुए हैं, तो सैंपल भी बहुत एक्टिव होगा। जैसे मान लो तुम्हारे जेब में अगर पैसे बहुत ज्यादा है ना, घर वालों ने 3-4 हजार रुपए दे दिए, 5,000 रुपए दे दिए, जेब पूरा भरा हुआ है एकदम, ऐसे फटफट के पैसे नोट बाहर निकल रहे, सड़क पे ऐसे गिर रहे हैं, है ना, चिल्लर विल्लर लोग इससे बच्चे बच्चे उठा रहे हैं, और तुम चले जा रहे हो पूरा एकदम जोश में। तो बेटा तुम्हारी एक्टिविटी ज्यादा रहेगी, पैसा फुल है तुम्हारे पास, बहुत पैसा है, तो एक्टिव ज्यादा रहोगे। ये भी खरीद लिया, वो भी खरीद लिया, यहाँ रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, वहां से कुछ खा लिया, बाइक में पेट्रोल भरवा लिया, खूब एक्टिव रहोगे। तो एन ज्यादा है, पैसा ज्यादा है तुम्हारे पास, तो एक्टिविटी भी ज्यादा है ना। तो ए बराबर लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई एन, ये फॉर्मूला है। दूसरा, एक्टिविटी बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मूला था एन के लिए, वो एक्टिविटी के लिए भी यूज किया जा सकता है। ओके बेटा, नेक्स्ट है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब होता है ऐसा समय जिसके बाद न्यूक्लियाइस जितने हैं वो आधे हो जाएं। मान लो शुरू में 10,000 नंबर ऑफ न्यूक्लियाइस थे, ठीक है, तो एक हाफ लाइफ के बाद कितने हो जाएंगे बेटा, ये 10,000 का क्या हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। एक हाफ लाइफ के बाद, एक हाफ लाइफ के बाद ये 5,000 हो जाएगा। एक और हाफ लाइफ बीत गई तो कितना हो जाएगा बेटा, 2500 हो जाएगा। आधा, हर बार आधा होता जाएगा, है ना। एक और हाफ लाइफ बीत गई तो कितना हो जाएगा बच्चे, 1250 हो जाएगा। तो ऐसे करके आधा 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 हर हाफ लाइफ के बाद होता जाता है। तो पहले तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला देख लो डायरेक्ट, तो टी हाफ इज गिवन बाई log 2, है ना, नेचुरल log 2 अपॉन लैम्डा। लैम्डा इज द डिके कांस्टेंट, बताया था पहले मैंने आपको, और ln2 का वैल्यू होता है 0.693। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा। ठीक है, वट एवर यू वुड लाइक टू राइट, ऊपर वाला लिखो नीचे वाला लिखो, एक ही बात है। ठीक है, ln2 बाई लैम्डा या फिर 0.693 अपॉन लैम्डा। अच्छा, इसका जो ग्राफ बनता है ना बेटा, इसका जो ग्राफ बनता है यहां पे बताता हूं मैं आपको, देखो ये इंपॉर्टेंट है। मान लो इधर हो गया नंबर ऑफ न्यूक्लियाइस, इधर हो गया मान लो टाइम, तो इसका जो ग्राफ बनता है ना वो बनता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, ऐसे। ठीक है, ये रहा, ऐसा बनता है। तो मान लो यहाँ पे थे एन नॉट, धीरे धीरे कम होते जाते हैं, है ना, धीरे धीरे जो है कम होते जाते हैं। बताओ अगर शुरू में 10,000 थे, यहाँ पे 10,000 थे, ठीक है, तो मान लो एक हाफ लाइफ गुजर गई, टी हाफ एक गुजर गया, कितने बचेंगे बच्चों, 5,000, है ना, 5,000 बच जाएंगे एक हाफ लाइफ के बाद। मान लो इतना ही एक और हाफ लाइफ गुजर गई, टी हाफ एक बार और गुजर गया, अब कितने बच जाएंगे, 2,500, यानी कि दो हाफ लाइफ के बाद 2,500 बचेंगे, है ना। मान लो एक और हाफ लाइफ गुजर गई, वन मोर हाफ लाइफ इलैप्स्ड, अब कितने बच जाएंगे, 1250 बच जाएंगे, है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं डायरेक्ट कि बताओ 4 हाफ लाइफ गुजर गई हैं, कितने न्यूक्लियाइज बचे होंगे, तो बता पाओगे 4 हाफ लाइफ के बाद कितने बचेंगे, ऐसे करोगे क्या, एक के बाद 5,000 हो गए, 2 के बाद 2,500 हो गए, 3 के बाद 1250 हो गए, तो 4 के बाद इसका आधा यानी कि 625 हो जाएंगे। ऐसे करना इतना अच्छा नहीं लग रहा है बार बार, है ना, पहले 1 का निकाला, फिर 2 का निकाला, फिर 3 का निकाला, फिर 4 का निकाला। तो बेटा इसके लिए ना डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है वो फॉर्मूला, सुनो, नंबर ऑफ न्यूक्लियाइस लेफ्ट बराबर एन नॉट, यानी कि ओरिजिनली कितना था, डिवाइडेड बाई 2 की पावर n। अब समझो n है नंबर ऑफ हाफ लाइफ इलैप्स्ड, कितने हाफ लाइफ चले गए वो n है ना, कितने हाफ लाइफ गुजर गए वो n है। तो अगर मैं यहां पे बोलूं कि 4 हाफ लाइफ गुजर गए, चलो पहला लेते हैं एक हाफ लाइफ गुजर गया, ठीक है, पहला लेते हैं अपन एक हाफ लाइफ गुजरा है, तो n बराबर n नॉट कितना है बेटा, 10,000 अपॉन एक हाफ लाइफ गुजरा है, तो n बराबर 1 लेंगे,
तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो देख 5000 आ रहा है क्या आंसर? आ रहा है सर, सही भी है। यही हमने भी सोचा था कि आधा हो जाएगा, है ना। 2 हाफ लाइफ लेते हैं कि 2 हाफ लाइफ गुजर गए, तो n कितना आ जाएगा? 10,000 डिवाइडेड बाई 2 की पावर में n कितना आ जाएगा? n स्मॉल n, 2 हाफ लाइफ तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 लिख दो आप, है ना। तो 10,000 अपॉन 4 हो जाएगा। 10,000 अपॉन 4 होता है बेटा 2500। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो कितने हाफ लाइफ गुजरे हैं, बस वो है आपका n। 4 हाफ लाइफ गुजरे बोल रहा है मान लो, है ना। 4 हाफ लाइफ गुजर गए, 4 हाफ लाइफ गुजर गए, तो ये आ जाएगा 10,000, 10,000 अपॉन 2 की पावर में 4। 4 हाफ लाइफ गुजर गए। अब 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 1000 मतलब 10,000 अपॉन 16 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 625। 4 हाफ लाइफ के बाद 625 हो गया, ऐसे, ठीक है। कितने हाफ लाइफ गुजर गए वो आपका n होता है, ठीक है। चलिए, उसके अलावा लास्ट फॉर्मूला एक बच गया टी एवरेज। एवरेज लाइफ अगर पूछे आपसे कोई, तो एवरेज लाइफ होता है हाफ लाइफ अपॉन 0.693। या फिर देखो हाफ लाइफ को और क्या लिख सकते हो आप? टी एवरेज बराबर हाफ लाइफ को क्या लिख सकते हो बेटा? 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा, है ना। और नीचे भी 0.693 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 1 बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं टी एवरेज को। टी एवरेज को लिख सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है। सारे फॉर्मूले याद हुए? एक्टिविटी का फॉर्मूला याद हुआ, है ना। एन का फॉर्मूला याद हुआ, हाफ लाइफ का फॉर्मूला याद हुआ, एवरेज लाइफ का फॉर्मूला याद हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन। देखो, बोल रहा है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिकेज टू 1/16, 1/16 हो गया ऑफ इट्स इनिशियल एक्टिविटी इन 40 डेज। 40 दिन में 1/16 हो जाता है। तो बताइए हाफ लाइफ ऑफ सब्सटेंस कितना है? बताइए। 40 दिन में ये 1/16 हो जाता है बेटा, 40 डेज लगते हैं और ये 1/16 हो जाता है, तो हाफ लाइफ की वैल्यू कितनी होगी? बताइए बताइए बताइए, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हाँ जी, एनीवन इन द क्लास? सी कह रहे हैं आप, है ना। गुड़िया, अरविंद इज सेइंग 10 सी। कोई बच्चा बोल रहा है बी। चलो बी और सी डाउट है थोड़ा बहुत, है ना। बट यस, सम ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर। देखो बेटा इसको कैसे टैकल करना है ना। 1/16 हो गया है का मतलब ये है कि n/n0 बराबर है 1/16। यही मतलब है क्या बेटा? है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। 1/16 होने का मतलब यही है ना कि जो बचा हुआ है और जो ओरिजिनल था वो 1/16 है। मेरे पास ये फॉर्मूला है n बराबर n0 अपॉन 2 की पावर में n, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? n0 को इसके नीचे ला सकता हूं क्या बेटा? बिल्कुल ला सकते हैं सर, है ना। तो n/n0 इधर ले आइए आप, उधर बच जाएगा 2 की पावर में n, ठीक है। यहां बच गया 2 की पावर में स्मॉल n। अब बताओ बेटा n/n0 कितना गिवन है अपने को? 1/16 गिवन है सर। तो यहाँ पे 1/16 और यहाँ पे 1/2 की पावर n। अब सोचो तो ये 2 की पावर n में n कितना होना चाहिए कि 16 के बराबर हो जाए वो? 16 को भी 2 की पावर समथिंग लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? 2 की पावर कितना लिख सकते हैं? 4। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, है ना। तो मैं 1/16 को लिख सकता हूं 1/2 की पावर 4 बराबर 1/2 की पावर n, विच गिव्स मी कि भाई n बराबर 4 है। यानी कि 4 हाफ लाइफ गुजर गई है कितने दिनों में? 40 दिनों में। 40 दिन गिवन है ना। टोटल टाइम कितना बेटा? 40 दिन है ना, 40 दिन। तो 40 दिन में 4 हाफ लाइफ गुजर गई, तो एक हाफ लाइफ कितने दिन का हुआ? 10 दिन का। अरे 40/4, 10 दिन का एक हाफ लाइफ हुआ। 10 दिन का एक हाफ लाइफ हुआ, तभी तो 4 दिन का 40 हुआ, है ना। 4 दिन में तभी तो 40 हो जाएगा। तो ऐसे इसको सॉल्व करना था। यहां से पता करना था कि n कितना है, कितने हाफ लाइफ गुजर गए हैं, हाउ मेनी हाफ लाइफ्स आर इलैप्स्ड। ऐसे भी बोल सकते हो तुम कि देखो पहले हाफ लाइफ के बाद में, एक हाफ लाइफ के बाद में 1/2 हुआ होगा, 2 के बाद में 1/4 हुआ होगा, 3 के बाद में 1/8 हुआ होगा, 4 के बाद में ही तो 1/16 हुआ होगा, 4 के बाद में ही तो 1/16 हुआ होगा। ऐसा भी बोल सकते हो। तो 4 हाफ लाइफ गुजर गई 40 दिन में, तो एक हाफ लाइफ 10 दिन का हुआ। 4 हाफ लाइफ 40 दिन में गुजर गई तो एक हाफ लाइफ 10 दिन का हुआ, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का।
radioactive sample at given instant, number of active nuclei and decay constant is lambda. इनकरेक्ट बताना बेटा, इनकरेक्ट. देखो तो बता पा रहे हो? इनकरेक्ट बोल रहा है n lambda is the activity, ठीक है. lambda is the decay probability per unit time for a nucleus, ठीक है. after next 1 by lambda time interval active nuclei in the same will be इतना, half life is इतना. इनकरेक्ट बताना है. कम ऑन एनीवन इन द क्लास. आखिरी क्वेश्चन है, अच्छे से करो. आखिरी क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से करो. सी आ रहा है? अच्छा जी. देखो एक्टिविटी तो मैंने आपको पढ़ाया ही था, है ना. एन लैम्डा होता है, ए बराबर एन लैम्डा पढ़ाया था ना, लैम्डा इंटू एन. तो सही है पहला वाला. दूसरा वाला भी सही है बिल्कुल. चौथा वाला भी सही है. देखो हाफ लाइफ इज ln 2 बाई लैम्डा. चौथा वाला भी सही है अपना. तो बचा क्या इनकरेक्ट के लिए? तीसरा वाला. लेकिन तीसरे वाले को प्रूफ करके देता हूं. बोल रहा है 1 बाई लैम्डा टाइम के बाद कितने न्यूक्लियाइज बचेंगे. 1 बाई लैम्डा टाइम के बाद कितने न्यूक्लियाइज बचेंगे सैंपल में, है ना. यही पूछ रहा है ना. तो देखो 1 बाई लैम्डा के बाद कितने बचेंगे निकाल के दिखाता हूं, है ना. n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी. अभी टाइम कितना रखना है? 1 बाई लैम्डा बोल रहा है वो. देखो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है यहाँ पे 1 बाई लैम्डा टाइम. तो यहाँ पे आ जाएगा n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा तो है ही, और टाइम हो जाएगा 1 बाई लैम्डा, है ना. टाइम को लिख दो आप 1 बाई लैम्डा. 1 बाई लैम्डा लिखोगे बेटा तो लैम्डा और लैम्डा तो कैंसिल हो जाएंगे. बचेगा क्या? n बराबर n नॉट e की पावर में माइनस 1. सही बोल रहा हूं क्या बच्चों? अरे भाई लैम्डा और लैम्डा तो निकल लिए, कट लिए. बचा क्या? e की पावर में माइनस 1. और n बराबर क्या बच जाएगा? n नॉट. इसको लिख सकते हैं 1 बाई e, है ना. e की पावर माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 अपॉन e. तो इतना होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे c में गलत लिखा हुआ है. 1 माइनस 1 बाई e लिखा हुआ है, विच इज रॉन्ग. ये अगर लेफ्ट इन द सैंपल है तो ये डेकेड बता रहा है एक्चुअली. 1 माइनस है ना, तो ये डेके कितना हुआ है वो बता रहा है. तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट. ठीक है. तो ये तो नहीं आया, ये इनकरेक्ट आया, ये गलत है. विच इज आवर सही आंसर, बिकॉज हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना था. ठीक है ना. चलो एक आखिरी क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन. इसका आंसर वैसे तुमको ऑलरेडी दिख रहा है, बट ये फिजन पे बेस्ड होता है. इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बता देता हूं. देखो यहां पे न्यूट्रॉन कितना है? 235. बैलेंस करना है बस. ठीक है. यहां पे कितना है? 1. एक न्यूट्रॉन है. तो इधर टोटल कितने हो गए बेटा? 236 हो गए न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन बोल रहा हूं, टोटल न्यूक्लियॉन्स, है ना. टोटल न्यूक्लियॉन्स की बात कर रहा हूं मैं. 235 और 1 236 हो गए. अब इधर भी 236 होना चाहिए, है ना. तो यहां पे ऑलरेडी देखोगे तो 144 है. यहां पे देखोगे तो 3 है, यानी कि 147 तो ऑलरेडी है. 236 होने के लिए कितने की कमी है? तो 236 माइनस 147 करेंगे ना, तो ये 89 आ जाएगा. तो जो 89 वाला है वो अपना सही आंसर है. बस बैलेंस करना है, ओनली बैलेंस करना है. ठीक है, कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, बस बैलेंस करके बता देना. आप चाहो तो प्रोटॉन नंबर को भी बैलेंस कर सकते हो. यहाँ पे 92 है, यहाँ पे 56 है, तो 92 माइनस 56 कर लो, ये 36 आ जाएगा आपका. तो ये देखो 36 वाला सही है ना. क्रिप्टॉन आ जाएगा 3689. ठीक है बच्चों. टाइम के पहले करवा दिया क्या मैंने आज आपका? 20 मिनट पहले ही हो गया सेशन पूरा, है ना. तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना. और ऐसे ही अपना प्यार बना के रखिए बेटा, जैसे अभी तक रखा है. ठीक है ना. मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. कल हम लोग करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. कल भी आपको आना है, और टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ जो है वो मैं आपको दे दूंगा. ठीक है. चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों. बहुत मजा आया आपको पढ़ा के पूरा मॉडर्न फिजिक्स इन वन शॉट. थोड़ा लंबा सेशन हुआ, बट आई रियली एंजॉयड टीचिंग ऑल ऑफ यू. आई होप आपकी फीलिंग्स भी सेम है. डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, कैसा लगा है सेशन, बताना जरूर आप मुझे. ये पहला सेशन था हमारा इस प्लेटफॉर्म पे, और आई होप इट वाज अमेजिंग. ठीक है. चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. अभी जाके खाना वाना खाते हैं, है ना. सी यू सून. बाय बाय. हैव अ नाइस डे.